नमस्कार, समाचार फर्स्ट देख रहे हैं आप। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में हम आपको कुछ उन हिमाचल प्रदेश के चुनिंदा लोगों से मिलवाएं, उनसे बात करवाएं, उनका कुछ पक्ष जानें। और आज मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल साहब जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। इस पूरे टेन्योर में सर मैं कल केंद्र सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया, उसके बाद आज कुछ राहत लोगों को दी गई है। आप व्यक्तिगत तौर पर उन राहत को किस तरीके से देखते हैं कि क्या वो देना जरूरी था या भी थोड़ा और इंतजार करना था? पहले तो समाचार फर्स्ट के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और क्योंकि हम पहली बार आपके माध्यम से दर्शकों से मिल रहे हैं, तो हम पूरे हिमाचल वासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने माननीय मोदी जी को, माननीय जयराम जी को सुनकर और पिछले लंबे समय से कर्फ्यू का पालन किया, सबका सहयोग किया, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश अभी तक प्रभु की कृपा से काफी बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। आपने और आज के दिन से प्रारंभ किया है। स्वाभाविक रूप से हम लोग पिछले 1 महीने से 40 दिन से इस संकट की घड़ी में चल रहे हैं और माननीय मोदी जी ने कहा शुरू होंगी। उसमें पिछले दिनों 2 दिन पहले मनरेगा के मजदूरों के लिए काम शुरू हो गया, पंचायतों में काम शुरू हो गया, लोक निर्माण विभाग के काम शुरू हो गए, आईपीएच के काम शुरू हो गए, उद्योग धंधों के ऊपर भी कुछ % काम शुरू हो गया। जो हम 3 घंटे के लिए समय देते थे वो 4 घंटे के लिए शुरू हो गया। और केंद्र सरकार की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ MHA की तरफ से एक गाइडलाइन शुरू आई है। अब उस गाइडलाइन के ऊपर प्रदेश की सरकार को अपना नोटिफिकेशन जारी करना है। प्रदेश की सरकार जो नोटिफिकेशन जारी करेगा, और अच्छा है, बाकी जो छोटा दुकानदार है, फड़ी लगाने वाला, रेडी लगाने वाला, ऐसा व्यक्ति, उसको भी इससे राहत मिलेगी। और जहां तक आपने कहा जल्दबाजी का सवाल है, उसके अंदर 3-4 चीजें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही हैं। हम घर से निकलेंगे तो फेस कवर करके निकलेंगे। हमने इसका हाथ का बना हुआ जो फेस कवर है, इसका बहुत प्रचार प्रसार करना है और घर से निकलकर इसका उपयोग करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज का डिस्टेंस हमको रख करके और अपना जीवन स्टाइल बदल करके काम करना है और हाथों को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं जाकर के रिलैक्सेशन मिलेगी और उस रिलैक्सेशन में हम इन सब नियमों का पालन करके आगे बढ़ेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है सर, अब तक जो लॉकडाउन पार्ट 1 था, लॉकडाउन पार्ट 2 खत्म होने वाला है। राज्य सरकार ने जिस तरीके से गरीब तबके के लोगों को, जो प्रवासी हिमाचल प्रदेश में हैं, कई लोग शिकायत भी करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये क्योंकि एक ऐसी आपदा थी जो प्री प्लान नहीं थी, अचानक से आई है, तो प्लानिंग का मौका तो दुनिया में किसी को नहीं मिला। फिर भी डॉक्टर राजीव बिंदल उन चीजों को कैसे आकलन करते हैं, एक राजनेता के तौर पर नहीं, एक ह्यूमन बीइंग के नाते, क्या कहीं कुछ बेहतर हो सकता था? कहीं आपको कुछ कमी लगी कि ये थोड़ा हो जाता तो अच्छा होता? आपने बहुत मार्मिक विषय लिया है। एक व्यक्ति जो रोजगार करता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, उसका काम एकदम से खत्म हो जाए, एकदम से उसको आदेश हो जाए कि तुम जहां हो वहीं पर रहना पड़ेगा, तुम मूवमेंट नहीं कर सकते, ये बहुत कठिन चीज है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सब लोगों ने उनका लगातार आभार व्यक्त किया है कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं और कष्ट में रह के भी कोऑपरेट कर रहे हैं। अब सरकार की ड्यूटी क्या बनती थी, समाज की ड्यूटी क्या बनती थी?
कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, उसकी चिंता की गई। हमें बहुत बहुत बधाई देनी है हिमाचल की सरकार को कि हिमाचल प्रदेश डंके की चोट है, हर व्यक्ति को राशन मिला, भोजन मिला, पका हुआ भोजन मिला। और फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट की जो शॉप्स हैं उनके माध्यम से भी, और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको वो व्यवस्था हुई। इसलिए और सरकार बड़ी फ्लेक्सिबल रही, जो भी उनके पास विषय आया उस विषय को लेकर के उन्होंने बार बार चिंतन किया। मैं तो देखता हूं कि अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर डीसीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर पब्लिक के साथ चर्चा हो रही है, ऑपोजिशन लीडर्स के साथ बातचीत हो रही है। और विरोधी पक्ष ने तो ये भी आरोप लगाया कि सरकार अपने निर्णयों को बदलती जाती है। नहीं सर मैं उस पर आगे आऊंगा, विरोधियों की बात मैं आगे करूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये एक अच्छा है कि हम अपने निर्णय को वक्त की नजाकत को देख करके। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव बिंदल हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी, विशेष तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि आपकी पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से है। हम लगातार रिपोर्ट करते हैं कि डॉक्टर राजीव बिंदल लगातार डॉक्टर जगत प्रकाश नड्डा से संपर्क में है। उनके एंड से किस तरीके का सहयोग मिल रहा है? क्या कुछ दिशा निर्देश आपकी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है, संगठन को मिल रहा है इस दौर में? धर्मराज जी, आपने जो सवाल पूछा है ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने न केवल हिमाचल को पर देश के 40 अध्यक्षों को लगातार हर तीसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइन पर लिया और हमें 5 प्रकार के निर्देश उनकी तरफ से आए। पहला, हमारा कार्यकर्ता, हमारा बूथ का कार्यकर्ता चिंता करे कि कोई भी व्यक्ति अपने गांव में भूखा नहीं सोए। आप पका हुआ भोजन दीजिए, कम्युनिटी किचन बनाइए, राशन इकट्ठा कीजिए, राशन उनको दीजिए, मोदी किट दीजिए। इसके साथ मुख्यमंत्री राहत कोष में, प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर धन जमा कराइए। फेस मास्क तैयार करने के लिए घरों के अंदर प्रेरणा दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। ऐसे और आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कराइए और लोगों का मनोबल और उसको बना रहना चाहिए। तो हमें बहुत खुशी है। मैं आपके माध्यम से हिमाचल की जनता को एक और सूचना डाटा के रूप में देना चाहूंगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने पिछले लगभग 22 दिनों के अंदर 3,31,199 फूड पैकेट्स लोगों के घरों में पहुंचाए और 84,542 राशन की किटें दी, जिसमें लगभग 15 दिन का राशन है। हम यहाँ रुके नहीं हैं। जो फेस कवर बनाने का काम है वो हमारी महिला मोर्चा के माध्यम से पार्टी ने बड़े जोरों से किया और हमको बहुत खुशी है कि 10,85,000 फेस कवर कल रात 8 बजे तक दिए जा चुके हैं। मैं जो ये बात बता रहा हूँ, हर रात को 8 बजे नया आंकड़ा आता है। कल आप मेरे से आंकड़ा मांगेंगे तो मैं नया दूंगा। और प्रधानमंत्री राहत कोष में 1,54,88,281 रुपया और मुख्यमंत्री राहत कोष में 4,85,40,968 रुपया जमा कराया है। और एक मिनट, किसी भी कार्यकर्ता को ये कहा है, छोटी छोटी डिनोमिनेशन 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, और सारी कलेक्शन ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन डिस्पर्स होगी। यानी डॉक्टर साहब जो फिगर है उसको थोड़ा रिपीट कर दीजिए, जो कितने आपने कहाँ दिया है? हमने बताया 3,33,199 भोजन, 84,542 मोदी राशन किट, 10,85,034 फेस कवर, घर के सिले हुए फेस मास्क, 1,54,88,281 रुपया
पीएम केयर फंड में और HP कोविड-19 में 4,85,40,968 रुपया। ये यानी हमारा कार्यकर्ता, ये इसका तात्पर्य ये नहीं, तात्पर्य ये कि हमारा कार्यकर्ता सक्रिय है और हम लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंडल अध्यक्ष से, MLA से, जिला अध्यक्ष से, जिला प्रभारी से, प्रदेश पदाधिकारियों से संपर्क में। डॉक्टर बिंदल, आपने सर जो बात कही, फिर विपक्ष ने इस दौरान बहुत आप लोगों पर हमला किया। विपक्ष ने लगातार ये कहा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन है, आप लोग घर घर जाकर आपके कार्यकर्ता जो चंदा उठा रहे हैं उनका कुछ हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा। तो इसको डॉक्टर राजीव बिंदल, क्योंकि आप प्रदेश बीजेपी के मुखिया हैं, तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आज हो सकता है विपक्ष उतना मुखर नहीं है, आने वाले भविष्य में और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मुखर होगा, तो डॉक्टर राजीव बिंदल उस पर क्या कहेंगे? मैं एक बड़ी चीज आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे 3 सिद्धांत और इस लॉकडाउन के अंदर चले हुए हैं। पहला, घर के अंदर रह करके पार्टी को चलाना, और वो हम चला रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हम चला रहे हैं फोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और ऑडियो ब्रिज के माध्यम से। दूसरा सिद्धांत, एक भी पाई नगद ट्रांसफर नहीं करना, जो भी होगी वो चेक, ड्राफ्ट और ऑनलाइन होगी। तो हम तो पार्टी भी यहाँ से चला रहे हैं, ऑनलाइन चला रहे हैं और सबके साथ ऑनलाइन। तीसरा, राशन प्रशासन के माध्यम से वितरित करना, तो यहाँ डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं है। और रही बात प्रतिपक्ष की, एक मिनट, प्रतिपक्ष को तो क्योंकि उनको कुछ करना नहीं था, उनको समाज के बीच में जाना नहीं था, समाज की सेवा करनी नहीं थी, ना तो उनके पास इस प्रकार की नीति है, ना दृष्टिकोण है, और उनमें से कुछ लोगों ने रिएक्शन, कहीं चले गए, जाकर के बांटना शुरू कर दिया। अब बांटना शुरू कर दिया तो कहीं ऑब्जेक्शंस खड़े हुए, तो उन्होंने उसको मल्टीप्लाई करने का प्रयास किया। सर, बीजेपी के कार्यकर्ता क्या घर घर जाकर जो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए इकट्ठा कर रहे थे, क्या वो कैश में किसी ने पैसा नहीं लिया? सब ऑनलाइन पैसे लिए गए हैं लोगों से? 100% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और सारी के सारी उसी पोलिंग बूथ से ट्रांजैक्शन है, किसी एक भी कार्यकर्ता के अकाउंट से ट्रांजैक्शन है नहीं। सर, आप मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली तो विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप कह रहे हैं कि सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। यस, एक भी पाई मंडल अध्यक्ष के पास, किसी के पास कोई कारण ही नहीं है, सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। ठीक है, आप इसको ब्रेकिंग न्यूज कहें, कुछ भी कहें। और जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, अब उनके बाद कहने को कुछ नहीं है, इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, उनकी तो ये स्थिति है। सर, अब हम लोग पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि बीजेपी के कई सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने इलाकों में जो लोग हिमाचल प्रदेश से बाहर हैं उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। कल मैं मुख्यमंत्री जी से भी इसी माध्यम से बात कर रहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, कल को प्रशासन ने मांगा तो हम उसको देंगे। क्या जब तक सरकारी आदेश नहीं आता है तो इस तरीके के डाटा इकट्ठा करना, कुछ लोगों ने तो बकायदा डेडलाइन दे दिया था कि शाम को 4 बजे तक आप व्हाट्सएप पे अपना डाटा दे दीजिए, कहाँ है, क्या करते हैं, ये उचित था सर? कहीं से पैनिक नहीं क्रिएट होगा? जो लोग बाहर फंसते हैं उनमें उम्मीद की किरण नहीं जगेगी जब ऐसा कोई प्लान नहीं है? आप किसी से पहली बात तो ये कि आप मुझे ये सूचना दे रहे हैं, मैं लगातार पूरे प्रदेश के अंदर डेली कनेक्शन में हूँ, 73 मंडल अध्यक्ष हैं, सबसे कनेक्शन में हूँ। हमने किसी को सूचना नहीं दी है कि आप डाटा इकट्ठा करो। नंबर 1, नहीं सुनिए, नहीं नंबर 2, नहीं, मैं कह रहा हूं ना, और मुझे नहीं जानकारी है, मैंने नहीं इकट्ठा किया, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी ने नहीं इकट्ठा किया, तो मैं भी चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। तो अगर जब मैंने इकट्ठा नहीं किया और मेरे को मुख्यमंत्री ने सूचना नहीं दी, किसी और को दे दी, हाउ इट इज पॉसिबल? नंबर 1। नंबर 2, हमारी इच्छा है वो लोग आने चाहिए,
परंतु वो भी सुरक्षित रहे और हिमाचल भी सुरक्षित रहे, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और जो जो भी अपने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को अप्लाई करेंगे उनको परमिशन देंगे डिप्टी कमिश्नर्स इस दिशा के अंदर। सर इसी पे क्रॉस क्वेश्चन है सर। लोग ये कह रहे हैं कि सीएम साहब ने भी कल जब हमसे बात की, उन्होंने कहा कि डीसी को ऑर्डर दे दिया गया है, वो पास देंगे। लेकिन लोगों के सर एक बड़ी शिकायत आ रही है कि प्रशासन पिक एंड चूज कर रहा है, सबको पास निर्गत नहीं किया जा रहा। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बताता हूं कि मैंने अपने व्हाट्सएप से जब डीसी को भेजा, उसने कहा कि भाई व्यक्ति को बोलो ऑनलाइन अप्लाई कर दे। अब इससे ज्यादा और क्या किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है? हाँ, मतलब पारदर्शिता है। देखिए साहब, जो कहीं फंसा हुआ है उसके लिए कष्ट है, उसके लिए एक एक दिन निकालना कष्टदायक है। और पूरी तरह से उसके साथ सरकार भी खड़ी है, प्रशासन भी खड़ा है, चाहे वो दिल्ली के अंदर भवन के माध्यम से, सदन के माध्यम से, हमारे यहाँ चंडीगढ़ में सदन और भवन के माध्यम से, या फिर डायरेक्टली उनसे बात करके समाधान के लिए जो सहयोग हो सकता था। और मैं आशा करता हूं कि हम लोग और उन दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं जब वो लोग अपने अपने इच्छित स्थानों की तरफ बढ़ पाएंगे और धीरे धीरे हम नॉर्मलेसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें और एक चीज जरूर ध्यान में रखने की है, दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश, ताकतवर देश, इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जर्मनी है, ये टूट चुके हैं और भारत भगवान की कृपा से बचा है। तो हमारे नेतृत्व ने समय रहते ये फैसला लिया। और मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, यूएनओ कह रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देश कह रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ जब स्विट्जरलैंड ने और एल्प्स पर्वत के ऊपर भारत का झंडा दिखा करके मोदी जी का अभिनंदन किया। पर ये भारत के जो नेता हैं प्रतिपक्ष के, ये भी कभी कुछ बोलेंगे अच्छी बात? इस चीज की जरूर इंतजार है। सर दो छोटे छोटे सवाल में, आखिर में दो छोटे छोटे सवाल मेरे आपसे डॉक्टर बिंदल। मेरा पहला सवाल, इस लॉकडाउन के पीरियड में बीजेपी के दो सांसदों को लेकर बड़ा बवाल हुआ। उनके दिल्ली से हिमाचल आने को लेकर उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, विपक्ष ने भी उस पर बहुत कुछ बोला। लेकिन आपकी पार्टी के ही जो वयोवृद्ध नेता हैं डॉक्टर शांता कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहीं ना कहीं उस कदम पर थोड़ा सा उन्होंने खिंचाई की। तो डॉक्टर राजीव बिंदल उसको कैसे देखते हैं? मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। मैं नाहन का विधायक हूं। इस संकट की घड़ी में जब सब लोग उससे जूझ रहे हैं, मैं नाहन छोड़ करके अगर आपके पास कांगड़ा में आ जाऊं तो मुझे लोग क्या बोलेंगे? ये भगौड़ा है, ये काम नहीं करता, जनप्रतिनिधि बनने के लायक नहीं है। मेरे से अपेक्षा है लोगों की कि मैं उनके बीच में रहूं। और एक सांसद, वो जो जनप्रतिनिधि है, उसको अपने पार्लियामेंट में नहीं रहना चाहिए। और देश की पार्लियामेंट चल रही थी, जब पार्लियामेंट खत्म हुई तब तक हिमाचल में कर्फ्यू लग गया। इसका मतलब है कि वो जनता के बीच में नहीं आना चाहिए। ये विरोधाभास है। और जहां तक प्रतिपक्ष का सवाल है, मैं एक उदाहरण देता हूं कि आपके यहाँ पंजाबी में कहते हैं कि वो आटा गूंदे हिलदी क्यों है? वही हालत है, तू आटा गूंद रही है, हिल क्यों रही है? तू अच्छा काम कर रहा है तो बोल क्यों रहा है? तूने अगर मंडी की चिंता की है तो मंडी में क्यों आया? तू दिल्ली में रह करके क्यों नहीं करता? हमारे तो अनेक कांग्रेस के लीडर हैं, वो हिमाचल ही नहीं आए, कोई चंडीगढ़ बैठा, कोई दिल्ली बैठा, वहीं से स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर सबको पता लग जाएगा कि वो दिल्ली और चंडीगढ़ बैठे तब पूछेंगे। सर आखिरी सवाल डॉक्टर राजीव बिंदल से, समाचार फर्स्ट का आखिरी सवाल। लॉकडाउन चल रहा है सर, आप लोग तो ऐसे हैं राजनेता हैं, क्योंकि हमने कई राजनेताओं के पोर्टफोलियो को देखा, बड़ा आप लोग का दिनचर्या व्यस्त होता है। उठने के साथ 5-6 बजे से आप लोगों के दिन की शुरुआत हो जाती है, रात को 12 बजे तक आप लोगों का दिन चलता है। बड़ा बदलाव आया होगा। राजनेता लोगों के बगैर, जो जमीन से जुड़ा राजनेता होता है, वो लोगों के बगैर रह नहीं सकता। इस दौरान तो डॉक्टर राजीव बिंदल लॉकडाउन के पीरियड को, सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे एंजॉय कर रहे हैं?
भाई साहब ऐसा है, हमको जहां कोरोना ने भारत को, हमारे प्रदेश को नुकसान पहुंचाया, वहां इसने हमको बहुत कुछ सिखाया। इसने हमको सिखाया कि कैसे फोन के ऊपर, कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप जनता से संवाद भी करते हैं, उनका समाधान भी करते हैं। इसने हमको सिखाया कि हम कम अखराजात के अंदर, कम साधनों के अंदर जीवन कैसे चला सकते हैं। इसने हमको सिखाया हम एक ही गांव के अंदर रह करके और अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे चला सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दुनिया के बुद्धिजीवी, भारत के शोधकर्ता इसके ऊपर शोध करें और विचार करें कि हम किस तरह से दुनिया की होड़ के अंदर लगे हुए थे, आज हम लॉकडाउन की पोजीशन के अंदर और उसके बाद सरवाइव कर रहे हैं। आज आप लोगों ने जारी किया, यमुना साफ हो गई, गंगा साफ हो गई, प्रकृति निर्मल हो गई, सब तरफ स्वच्छता हो गई और ईद का चांद ऐसे दिखा जो कभी, ये हमारा रमजान का चांद जो दिखाई नहीं देता था। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, हम जीवन के हर पहलू में सीखते हैं। योग लोगों ने सीखा, जीवन को कैसे चलाना है वो सीखा। बहुत सारे लोगों ने कभी प्राणायाम नहीं किया होगा, उन्होंने भी प्राणायाम सीखा और भगवान का भजन करना सीखा, उस प्रभु को स्मरण करना सीखा। तो इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया। मैं अंतिम बात कहूंगा, 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी क्योंकि उनकी गद्दी जा रही थी, हमको भी जेल में डाल दिया था। हम जब जेल में गए तो सोचते थे कि क्या करेंगे, पर जेल में रामायण पढ़ने को मिली, हमको गीता पढ़ने को मिली, अनेक प्रकार से हमने जीवन के नए नए आयाम वहां पर सीखे। इसी तरह लॉकडाउन ने हमको बहुत कुछ सिखाया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखी और इस माध्यम के साथ हम जुड़े। हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में भी इस माध्यम के जरिए हम जुड़े और इस तरीके से आपसे बातचीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और समाचार फर्स्ट का बहुत धन्यवाद और जो दर्शक हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। आप जो मीडिया के साथी हैं, आपको बहुत बहुत और धन्यवाद हमें देना है। आप फ्रंट पर रह करके लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी, बैंक कर्मी, पोस्ट ऑफिस कर्मी, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज अपनी जान को रिस्क पर डाल करके समाज की सेवा का बीड़ा उठाया है। ऐसे मीडिया के साथियों को और सभी कोरोना वॉरियर्स जिनको हम पंच कहते हैं, उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।